अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स ऑफ लॉ, यंग लॉयर्स, डियर व्यूवर्स। जैसा कि आप सबको मालूम है कि लास्ट व्लॉग में मैंने एक लेक्चर का आगाज़ किया है ऑन स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1877, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट कानून है रिलीफ गिविंग के लिए। और मैंने इंट्रोडक्शन ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट लेक्चर 1 में आपको बताया, और आज हम पढ़ेंगे स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के सेक्शन 8 और 9 का, जो कि कब्ज़े से डील करता है। अगर आपकी मलकियत में है या मलकियत में नहीं भी है, तो अगर आपकी ज़मीन, प्लॉट, मकान या कमर्शियल प्लाज़ा कोई कब्ज़ा कर लेता है गैर कानूनी तरीके से, तो फिर आपके पास ये रेमेडी अवेलेबल है सेक्शन 8 की या फिर सेक्शन 9 की। लेकिन ये जो सेक्शन 8 और 9 है, इसमें कन्फ्यूजन ज़रूर हो जाती है जब स्पेशली लॉयर्स के लिए हम बात कर रहे हैं या एग्रीड पार्टी है, उनके लिए, दोनों के लिए ज़रूरी है कि सेक्शन 8 किस वक्त फ़ाइल करना है या सेक्शन 9 क्या है। दो के बज़ाहिर ये दोनों दफ़ात हैं, एक ही तरह के कब्ज़े से है, लेकिन इनका दायरा कार, कानूनी बुनियाद, सबूत का मेयार और लिमिटेशन एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। अगर एक वकील इन दोनों दफ़ात का फ़र्क अच्छी तरह समझ ले तो वो दुरुस्त नोयत का मुकदमा दायर कर सकता है और अपने मोक्कल के जो हकूक़ हैं उसकी बेहतर तौर पे हिफाजत तहफ़्फ़ुज़ कर सकता है। तो सबसे पहले हम सेक्शन 8 को जानने की कोशिश करते हैं कि सेक्शन 8 क्या है, और फिर इसके साथ हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि बहैसियत प्लेंटिफ आप किस तरह से इस सेक्शन 8 को मुकदमा जीत सकते हैं, और फिर बहैसियत डिफेंडेंट यानी कि मुद्दा अलय के तौर पे आपने इस केस को किस तरह डिफेंड करना है, तो आप इस केस को डिस्मिस करवा सकते हैं। फिर इसी तरह से सेक्शन 9 पे हम जिक्र करेंगे कि वो क्या है, और फिर ये जानने की कोशिश करेंगे कि बहैसियत एग्रीड पार्टी जब आप प्लेंटिफ या मुद्दई होते हैं तो आपको कौन से ग्राउंड्स समझने की ज़रूरत है और वहाँ पर कोर्ट में अपना केस कैसे प्रेजेंट करना है। और फिर इसके बाद वैसे डिफेंडेंट सेक्शन 9 के तहत अगर आप पोसेशन के लिए फ़ाइल कर रहे हैं तो वैसे प्लेंटिफ और डिफेंडेंट जो है आपने कौन से पॉइंट लेने हैं ताकि जो सूट फाइल की अंडर सेक्शन 9 बाय द प्लेंटिफ उसको किस तरह से डिसमिस करवाना है। तो सेक्शन 8 का सबसे बुनियादी मकसद आप समझ लें कि किसी शख्स का जो गैर मनकूला जायदाद का उसके पास ओनरशिप है, यानी कि लीगल टाइटल या टाइटल उसके नाम पे है, यानी कि मलकियत है, कानूनी हक है उसका, लेकिन इसका कब्ज़ा किसी दूसरे शख्स के पास हो तो वो अदालत में इस जायदाद का कब्ज़ा वापस हासिल कर सकता है। यानी आप यूँ आम अल्फाज में यूँ समझ लें कि ओनरशिप यानी कि जो सेक्शन 8 का है वो ओनरशिप के हवाले से आपका हक तयन करता है, और ऑनर जो है वो केस फाइल करता है कि जनाब ये मेरी ओनरशिप में है, लेकिन ये पोजेशन डिफेंडेंट के पास या किसी और शख्स के पास है, मुझे वो ले कर दे। ये इसके साथ इस मुकदमे में सिर्फ ये साबित करना काफ़ी नहीं कि पहले कब्ज़ा मेरे पास था, बल्कि ये साबित करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि कानून के मुताबिक ये जो प्लॉट या ये जो भी इमूवेबल प्रॉपर्टी है ये मेरी मलकियत की है। अब जो सेलियंट फीचर के हवाले से पहले समझ लें, फिर उसके बाद हम फर्दर आगे जाते हैं। तो इस तरह के जो सेक्शन 8 के कब्ज़े की मलकियत के हवाले से अब केस फाइल करते हैं तो उसमें सेलियंट फीचर में ये है कि मुद्दई को अपना कानूनी हक यानी कि ओनरशिप साबित करना पड़ता है। टाइटल, अदालत टाइटल के बारे में फ़ैसला करती है, तमाम मुतलका शवाहिद पेश किए जाते हैं। इसके साथ साथ जो ट्रायल की प्रोसीडिंग है वो सिविल प्रोसीजर कोड के तहत होती है। वो आपको मालूम है कि पहले दावा होगा, फिर आपने जवाब देना है, फिर उसके बाद इशूज़ फ्रेम होते हैं, फिर शहादत होती है, फिर आखिर में बहस होती है। मुख्तसर ये कि इसके साथ साथ अदालत कब्ज़ा आखिर में दिलाने का हुक्म देती है अगर आप अपना केस साबित कर देते हैं। तो इस मुकदमे में सबसे इम्पोर्टेंट मलकियत है, ये ध्यान में रखिएगा। अब सेक्शन 8 जो है उसमें जो प्लेंटिफ है वो किस तरह से कामयाब हो सकता है उस वो ग्राउंड में आपसे अर्ज करता हूँ, फिर हम डिफेंडेंट की तरफ जाएंगे कि अगर आप प्लेंटिफ हैं तो आपको दर झैल चीज़ों का ख्याल रखना है। नंबर 1 कि आप उस इमूवेबल प्रॉपर्टी के मालिक हैं और आपका ये कानूनी हक है। 2, आपके पास जो है टाइटल डीड्स बहुत सी हो सकती हैं, मिसाल के तौर पर रजिस्टर सेल डीड है, इंतकाल है, रजिस्ट्री है, विरासती दस्तावेज़ है या दीगर कानूनी रिकॉर्ड मौजूद है, वो भी आपने दावे के साथ लगानी है। इसके अलावा
جو ریونیو ریکارڈ ہے فار ایگزامپل وہ بھی آپ لگائیں کہ اگر آپ نے میوٹیشن کروائی ہے، پھر اس کے علاوہ ریکارڈ رائٹس میں ہے، جمع بندی میں ہے، خانہ کاشت میں ہے یا خانہ ملکیت میں ہے، وہ تمام چیزیں ڈیمارکیشن آپ نے تحصیل آفس سے کروایا ہوا ہے، وہ تمام چیزیں آپ کے اس مقدمے کو جیتنے میں مدد دے سکتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ڈیفینڈنٹ کا قبضہ جو ہے وہ غیر قانونی ہے اور وہ مالک زمین نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ڈیفینڈنٹ کے پاس کوئی بہتر ٹائٹل موجود نہیں ہے۔ بعض دفعہ میں اس پہ جاؤں گا کہ دونوں کے پاس ٹائٹل موجود ہوتا ہے اسپیشلی مشترکہ کھاتے میں، لیکن پھر اس میں دیکھا جاتا ہے کہ سپیریئر رائٹس کس کا ہے، وہ ہم بعد میں بات کریں گے۔ نمبر 6، اگر پہلے مالک کو قابض تھے تو اس کے ثبوت آپ پیش کریں گے۔ وہی بات کہ دونوں کہتے ہیں کہ جناب ہم مالک ہیں، تو پھر کورٹ یہ دیکھتی ہے کہ پہلے مالک کون ہے، کتنے عرصے سے چلا آ رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ لمیٹیشن کا جو میعاد ہے وہ اس کے اندر آپ نے کیس فائل کی ہے۔ اب ہم آتے ہیں ڈیفینڈنٹ جب وہ دعویٰ کا جواب دیتا ہے تو اس کو کون کون سے پوائنٹس لینے ہیں اگینسٹ دی پلینٹف، دیٹ از موسٹ امپورٹنٹ۔ تو سب سے پہلے آپ نے کہنا ہے کہ جناب یہ مالک ہی نہیں ہے بلکہ میں مالک ہوں۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ ادنا مالک ہے یا جعلی مالک ہے۔ نمبر 3، زیادہ مضبوط جو ٹائٹل کا کیس ہے وہ میرا ہے اور اس کا جو ہے جو ٹائٹل کا ثبوت ہے اس نے کم لگائے ہیں، یعنی کہ میں مالک ہوں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو آپ نے پلینٹف نے جو ضروری دستاویز پیش کی ہیں وہ ارریلیونٹ ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ لمیٹیشن سے باہر ہے، یعنی کہ جو پلینٹف نے دعویٰ کیا ہے وہ بارڈ ہے بائی دا لا، ٹائم لمیٹیشن۔ اس کے ساتھ پلینٹف کے پاس کوئی کاز آف ایکشن نہیں ہے، ضروری فریقین کو مقدمے میں شامل نہیں کیا، جس کے ہم قانون میں کہتے ہیں مس جوائنڈر اینڈ نان جوائنڈر ہے، وہ بھی آپ لے سکتے ہیں۔ اور پھر ڈیفینڈنٹ قانونی قبضے میں تھا اور کبھی بھی پلینٹف کے پاس یہ قبضہ نہیں تھا، نہ ملکیت تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ پلینٹف نے حقائق جو ہے کورٹ سے اصل میں چھپائے ہیں اور اپنے مذموم مقاصد کے لیے اس نے ڈسکارڈ کیا ہے اور یہ اس کو ڈفرینٹ طریقے سے پیش کیا ٹویسٹ کر کے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ کیس جو ہے مینٹینیبل نہیں ہے ڈیو ٹو ون ریزن اور ادرس۔ اس کے ساتھ سیکشن 8 کی جو لمیٹیشن ہے وہ آپ نے بتانا ہے کہ مطابق جو مقرر ہے اس کی خلاف ورزی کی گئی ہے۔ مختصر یہ کہ غیر منقولہ جائیداد کے قبضے کی بازیابی کے لیے جب مقدمہ ٹائٹل کی طور پر بنیاد پر دائر کیا جائے تو عمومی طور پر جو آرٹیکل ہے لمیٹیشن کے حوالے سے، لمیٹیشن ایکٹ کے جو آرٹیکل ہے 142 اور 144 عموماً لاگو ہوتا ہے، وہ کہ یہ ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں ہے، اٹ ویریز فرام کیس ٹو کیس۔ تو یہ 2 آرٹیکل ہے، بہت امپورٹنٹ ہے، اس کو ذہن میں رکھیے گا، جس کے مطابق جب آپ کے نالج میں آ جائے، یعنی کہ آپ کو ڈسپوزیس کیا گیا ہو اور کاز آف ایکشن ارائز ہو جائے، تو ود ان 12 ایئرز جو ہے نا آپ نے یہ کیس فائل کرنا ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ سیکشن 9 کے بارے میں ہم آ جائیں، یہ دونوں ڈیفینڈ میں نے اس سیکشن 8 کے حوالے سے بتا دیا کہ ملکیت کا اور پلینٹف کے جو گراؤنڈ ہیں وہ بھی بتا دیے، ڈیفینڈنٹ نے جو گراؤنڈ لینا ہے وہ بھی بتا دیا۔ اب سیکشن 9 کے حوالے سے آ جاتے ہیں۔ سیکشن 9 بھی قبضے کے حوالے سے ہے، لیکن اس میں اونرشپ کا معاملہ نہیں ہوتا۔ اس پہ جو پلینٹف ہے وہ ایک ہی پوائنٹ لیتا ہے کہ جناب میں جو ہے لا فل قابض تھا یا قابض تھا، اور مجھے جو پلینٹف نے یا ڈیفینڈنٹ نے غیر قانونی طریقے سے ڈسپوزیس کر دی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کیا اس قانون کے مطابق کارروائی بغیر جو زبردستی بے دخل کیا گیا ہے؟ اگر آپ کو ایون مالک مکان آپ ذہن میں رکھیے گا، آپ نے کرائے پہ لیا ہے اور آپ بے شک اس کا کرایہ نہیں دے رہے یا اس کو وہ سمجھتا ہے کہ آپ کچھ چیزوں غلط کام کر رہے ہیں، تو اس کو قانون میں یعنی کہ عدالت میں جانا چاہیے، رینٹ کنٹرولر کے پاس جانا چاہیے یا پھر سول کورٹ میں جانا چاہیے۔ لیکن اگر وہ مالک مکان آپ کو زبردستی کرائے کے مکان سے بھی نکال دے تو یہ پھر آپ وہ پوزیشن کا کیس کر سکتے ہیں کہ جناب یہ مجھے ڈسپوزیس کیا گیا ہے، اگینسٹ دا لا کیا ہے، تو آپ کو وہ دوبارہ سے کورٹ وداؤٹ ڈیسائیڈنگ کہ رینٹ کا میٹر کیا ہے، وداؤٹ ڈیسائیڈنگ کہ اونرشپ کو، پوزیشن کو صرف دیکھنا ہے اور آپ کو وہ واپس لے سکتی ہے۔ اب سیلینٹ فیچر آپ ذہن میں رکھ لیجئے کہ اس میں اونرشپ کا معاملہ نہیں ہے۔ اب سیلینٹ فیچر ہم دیکھتے ہیں کہ سیکشن 9 داخل کرتے ہوئے آپ کو ذہن میں کیا ہونا چاہیے۔ تو نمبر 1، سب سے پہلے یہ جو مقدمہ ہے صرف قبضے کو ڈسپوزیشن کا، اس میں اونرشپ کا نہیں ہے۔ پھر ملکیت اس میں زیر بحث ہرگز نہیں آتی۔ نمبر 3، صرف سابقہ جو قبضہ ہے وہ ثابت کرنا ہوتا ہے کہ وہ آپ کے پاس ہے۔ پھر نمبر 4، غیر قانونی بے دخلی ثابت کرنا ضروری ہے۔ نمبر 4،
मुकदमा जो है समरी नेचर का होता है, ये कि समरी ट्रायल है, ये ज़्यादा लंबा देर केस नहीं होता और इसको फौरी तौर पे फैसला करना कोर्ट में पाबंद, जो कि 6 महीने की तारीख है, 6 महीने के अंदर अंदर फैसला करने पे पाबंद है। अदालत जल्द फैसला करने की कोशिश भी इसमें करती है। इसके साथ साथ बाद में टाइटल का आप अलग सूट फाइल कर सकते हैं अगर आप समझते हो ओनरशिप भी है, लेकिन आपको अगर डिस्पोजेस किया गया तो आप इस सेक्शन 9 के तहत भी कर सकते हैं और अलग आप जो है बाद में टाइटल के लिए कर सकते हैं, ओनरशिप के लिए। अब प्लेंटिफ जो है सेक्शन 9 में किन ग्राउंड्स पे कामयाब हो सकता है वो ध्यान में रखिएगा। उसके साथ आपको मैं पैरेलल लॉ भी बताऊंगा, प्रोसीजरल, क्योंकि सेक्शन 9 का आजकल का जो लॉ है वो लोग कम जाते हैं, क्योंकि इसके पास आपके पास अल्टरनेटिव रेमेडी मौजूद है, जिसको मैं बता देता हूँ। इलीगल डिस्पोजेशन एक्ट है 2005, उसमें भी यही है कि अगर आपको कोई आपके प्लॉट, मकान, प्रॉपर्टी या कमर्शियल प्लाजा वगैरह से इमूवेबल प्रॉपर्टी से डिस्पोजेस कर देता है या ग्रैब कर लेता है या कंट्रोल कर लेता है, तो फिर आप जो है वो इलीगल डिस्पोजेशन 2005 के तहत अगेंस्ट दी यूज़र पर जा सकते हैं और ये क्रिमिनल कंप्लेंट की सूरत में फाइल होता है। उसमें एक तो पोजेशन आपको मिलता है और सेकंड उसको 10 साल तक की सज़ा दी जा सकती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ साथ ये तो अब ओवरऑल इस्लामाबाद और 3 प्रोविंसेस यानी कि सिंध में है, बलूचिस्तान में है, KPK में आज भी लागू है, लेकिन पंजाब ने हाल ही में 2026 के फरवरी में एक नया कानून बनाया जो कि बहुत मैं समझता हूँ इफेक्टिव है, जिसमें मैंने वीलॉग मुख्तलिफ किए हुए हैं इस वाले से। वो है पंजाब प्रोटेक्शन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी एक्ट 2026, जो कि काफ़ी अरसे से ट्रिब्यूनल कायम नहीं हो रहे थे, अब वो ट्रिब्यूनल भी कायम हो गए हैं और इफेक्टिव हो गए हैं तमाम ज़िलों में। और डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज को जो है वो पावर्स दिए गए हैं और सेशन जज वो समरी ट्रायल करके विद इन 60 डेज फैसला करने का पाबंद है और उसका तरीकाकार एपलेट फॉर्म में भी जल्दी है, यानी कि वो 30 दिन के अंदर अंदर फैसला करना है। तो ये स्पीडी रेमेडी है, तो इसमें भी जा सकते हैं। इसमें भी 10 साल तक की सज़ा है और बल्कि जो फैसिलिटेट या अबेट करता है उसको भी सज़ा दी जा सकती है। लेकिन आज हम क्योंकि सेक्शन 9 का जिक्र कर रहे हैं, ये भी मौजूद है, लेकिन इन 2 लॉस की वजह से इसकी एफिकेसी कम हो गई है। तो अब हम सेलेंट फीचर में जाएं तो सबसे पहले ये है कि कभी कब्जे में आप प्लेंटिफ था ही नहीं, आपने इस पॉइंट लेना है कि प्लेंटिफ ने गलत बयानी की है। इसके साथ साथ जो कब्जा प्लेंटिफ ने रजाकाराना तौर पे आपने दिया, मिसाल के तौर पे आपको उसने खुद ही हैंड ओवर किया है बिकॉज ऑफ एग्रीमेंट या कोई और रीजंस की वजह से, तो वो भी आप सबूत करते हैं मैंने इसको डिस्पोजेस नहीं किया, इसने वॉलंटरली ये कब्जा मुझे दिया है, अगर ऐसा सिचुएशन है। इसके अलावा कब्जा प्लेंटिफ ने रजाकाराना तौर पर छोड़ा है। मुकदमा जो है ये इंपॉर्टेंट है, ये 6 माह के अंदर अंदर आपने करना होता है कॉज ऑफ एक्शन अराज के साथ, और कब्जे का सबूत पेश नहीं कर सकता प्लेंटिफ तो फिर वो नाकाम हो जाएगा। दावा जो है मालाफिडी यानी कि बदनीति पर है। इसके साथ साथ सेक्शन 9 की जो शराइत है वो पूरी नहीं होती और फिर बाकी चीज़ें मिस जेंडर है, नॉन जेंडर है, कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट्स है। इसके साथ याद रखें कि सेक्शन 9 में आम तौर पर दिफा मौसर नहीं होता, बल्कि असल में मैं मालिक हूँ, क्योंकि इसमें दफ़ा बुनियादी सवाल कब्ज़ा का है, मलकियत का नहीं है। तो आपने कब्ज़ा साबित करना है कि मुझे गैर कानूनी तरीके से डिस्पोजेस किया गया और विद इन टाइम यानी कि 6 महीने के अंदर की है। लिमिटेशन आपको बता चुका हूँ कि ये सेक्शन 9 का सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर किसी शख्स को ज़बरदस्ती गैर कानूनी तौर पर बेदखल किया गया है तो उसे 6 माह के अंदर अंदर ये केस फाइल करना होता है। अगर 6 माह इस पे से गुजर जाए तो फिर वो केस फाइल नहीं कर सकता, अलबत्ता वो समझता है कि मालिक है तो फिर वो सेक्शन 8 को जो है इन्वोक कर सकता है। अब मुख्तसर आपको बता दूं, उसको समअप करके सेक्शन 8 और 9 में जो फ़र्क है, नंबर 8 में जो है अब वो बता दें, 8 में टाइटल का मामला होता है, 9 में पोजेशन का मामला होता है। 8 में जो है ओनरशिप साबित करनी होती है, जबकि 9 में कब्ज़ा साबित करना होता है कि आप काबिज थे। इसी तरह 8 में जो है आपको लिमिटेशन 12 साल की है, जबकि 9 में जो आपके पास लिमिटेशन 6 माह की है। इसके साथ सेक्शन 8 में जो है अदालत ने मलकियत का फैसला करना होता है, जबकि सेक्शन 9 में कब्ज़े का फैसला करना होता है। तो ये मुख्तसरन नाज़रीन मैंने आपको तमाम लॉस इस सेक्शन 8 और सेक्शन 9 स्पेसिफिक रिलीफ हवाले से ब्रीफ कर दिया है। तो आज के लेक्चर से ये मालूम हुआ कि अगर आपका कानूनी हक के मलकियत मुतासिर हुआ है तो मुनासिब हालात में आप सेक्शन 8 के तहत सूट फॉर पोजेशन सिविल कोर्ट में दायर कर सकते हैं, जबकि अगर आपको ज़बरदस्ती और गैर कानूनी तौर पे आपके जिसमें पोजेशन में वो बेदखल कर दिया जाए तो फिर आप सेक्शन 8 के तहत भी 9 के तहत भी ये सूट फाइल कर सकते हैं। एक कामयाब
सिविल वकील के लिए फ़ैसला करना किस सूरत में सेक्शन 8 लगता है, किस सूरत में सेक्शन 9 लगता है, ना सिर्फ वो आपके लिए फ़ायदा है बल्कि आपके जो क्लाइंट है उसके हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ करेगा। इंशाल्लाह अगले लेक्चर्स में मैं बात करूँगा सेक्शन 12 और उससे फर्दर आगे जो कि स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ एग्रीमेंट को डील करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर आपने सुना होगा सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ एग्रीमेंट। तो नेक्स्ट लेक्चर जो लेक्चर 3 है, मैं सेक्शन 12 और उसके एंसिलरी सेक्शन जो विच स्टार्ट फ्रॉम सेक्शन 12 एंड गोज टू सेक्शन 22, 23 एंड 24। नेक्स्ट व्लॉग तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।